दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 82 और इससे पहले 81 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप सारे पार्ट्स लगातार सीरीज नंबर 1 से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे एनटीपीसी के पेपर की, तो वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है और उससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन-किन टॉपिक पर हमें फोकस करना होगा ताकि सिलेक्शन हम अपना ले सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो ये हैं कुल 4। तो देखो हॉटस्पॉट का मतलब क्या हुआ, जैव विविधता जहां पर सबसे ज्यादा भिन्नता पाई जाती हो, ऐसे प्राणी पाए जाते हो जहां जो फिर शायद ही कहीं और पाए जाते हो। ठीक है, रेयर कंडीशन में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम बोलते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो ये कुल कितने हैं? 4 हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है, 12% की छूट दिए जाने के बाद प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखो मान लो कहा जा रहा है उसका जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का एक 64% है। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर सीपी है और ये एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का 64% है। तो अगर अंकित मूल्य 100 रुपए का रहा होगा तो ये क्रय मूल्य जो होगा इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 का 64% निकालेंगे तो 64 ही आएगा। इसका मतलब हमने चीज खरीदी थी 64 की और हमने रेट डाल रखा है 100 रुपए। अब इस 100 रुपए में ही 12% की छूट दे रहे हैं, तो आप 100 रुपए में से 12 निकाल दीजिए, यानी कि 12% ऑफ 100 तो 12 ही आ जाएगा। इसका मतलब कि अब 12 रुपए हमने कम कर दिए और हमारी जो वस्तु है उसका मार्केट प्राइस हो गया 88 रुपए, यानी कि 64 रुपए की हमने खरीदी थी और बेच कितने के रहे हैं? 88 रुपए के। तो लाभ प्रतिशत बताना है तो इन दोनों का अंतर देखो, तो 64 20 84 हो गया और 4 और बढ़ा दीजिए तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24, तो 24 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन कितने में से ले रहे हैं? 64 में से ले रहे हैं। गुणे 100 कर दीजिए क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो बस इसको काट दीजिए, ये कटेगा 4 से, 4 छंग 24, 4 एक कम 4 2, 4 छंग 24, फिर 2 तिनिया 6, 2 अट्ठे 16। मतलब यहाँ पर आगे लिख देता हूँ 3 गुणे में 100 और बटे में लिखा हुआ है यहाँ पर 8। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए 300 बटे में 8, काट लीजिए इसको तो हो जाएगा 8 त्रिक 24, 3 आएगा और बचेगा 6, तो 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा 4 तो हो जाएगा 0 यानी कि 40 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंच 40 यानी कि इतना आएगा। 73 माफ कीजिएगा 37.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? पहला ही लिखा हुआ है 37.5 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो देखो मधुबनी बहुत ही फेमस चित्रकला है और ये पूछी जाती है, कई बार ये पूछा गया था क्वेश्चन घूम फिर करके, कभी घुमा देता था। तो मधुबनी चित्रकला की जो शैली है वो कहाँ से है? बिहार। इसको एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, ऐसे पूछा गया था। तो ये कहाँ से? बिहार से। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखो लिनक्स, विंडोज और मैक ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इंटेल जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का और हर एक सेट में देखने को मिला है, शायद ही कोई ऐसा सेट हो जिसमें ना मिला हो। कुछ सेट ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ज्यादातर में आप समझ लो कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर को भी आपको ध्यान देना है। अब कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से एक तो आता है फुल फॉर्म बताने वाला, जैसे मान लो कुछ शॉर्ट में दे देगा, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म आप बताना, आपको पता होगा और नहीं पता तो कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लेना।
तो जिनको पता है ज़रूर बताना। तो जैसे फुल फॉर्म मैंने पीडीएफ का पूछ लिया, वैसे ही इनका भी फुल फॉर्म कुछ ना कुछ आ जाता है। तो एक क्वेश्चन का टाइप तो हो गया कंप्यूटर से जिसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है। दूसरा टाइप क्या हो गया, इसमें सिस्टम के बारे में पूछ लेता है कोई, एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। तो बस ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इंटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। देखो, अगर आपने सिर्फ ये सुना होगा 1857 का की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह जो सिपाही विद्रोह हुआ था, किस तारीख को हुई थी, तो ये हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। ये याद रखना आप। मान लो आपने सिर्फ डेट पढ़ी होगी ये वाला सन, और ये महीना डेट नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 मई 1857 को था। और कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मेरठ में। ये भी आप याद रखेंगे, मेरठ में शुरुआत हुई थी इसकी 1857 यानी कि 10 मई 1857 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। तो देखो, कुल जो सीमाएं हैं वो 5 हैं जो कि बांग्लादेश से टच होती हैं। बांग्लादेश जानते होंगे एक अलग देश है, और वहां से भारत के कुल 5 राज्यों की बाउंड्री मिलती है। वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला हो गया पश्चिम बंगाल। अगला है मिजोरम, ये आप लिख लीजिए, अगर नहीं आ रहा है आपको तो मैं लिख दे रहा हूँ, मिजोरम। इसके बाद है मेघालय, तो मेघालय भी आप याद रखेंगे। त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ साथ असम, तो असम भी इसमें आता है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री कहाँ से जुड़ती है, बांग्लादेश से जुड़ती है। आ गया था। अच्छा, बांग्लादेश के इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, एक बार जरा बताना। ठीक है, अगर हैं या फिर नहीं है ऐसा भी बताना आप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है। यानी कि जो भूपेन हजारिका हैं जिनको भारत रत्न मिला था, तो उनका संबंध किस राज्य से है, तो वो कहाँ के हैं, आसाम के रहने वाले हैं भूपेन हजारिका। अब देखो, आसाम के रहने वाले हैं, ये फेमस क्यों हैं, ये फेमस इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि ये असमिया भाषा में, जो असम भाषा होती है, असमिया भाषा में एक संगीतकार का काम करते हैं, निर्देशक का काम करते हैं, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और संगीत भी गाते हैं। किस भाषा में, असमिया भाषा में, इसीलिए उनको भारत रत्न मिला था। हालांकि ये क्वेश्चन अब शायद ही ना पूछा जाए, क्योंकि उस वक्त जब ये पेपर हुआ था तो लेटेस्ट में इनको भारत रत्न मिला था। यहाँ से आपको क्या देखना है कि भारत रत्न जिन लोगों को मिलता है, भले ही उनकी उपलब्धि बाद की रही हो, लेकिन उनके बारे में जरूर जान लेना है। अब जैसे देखो, आप लोग क्या करते हैं, उनके संगीत के बारे में जानते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, कुछ पढ़ते हैं कि किस राज्य से संबंध है उनका, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, ध्यान नहीं देते कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, पूछ लिया ना ऐसा, तो ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से -6 ज्यादा हो। तो देखो, अब यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन उठाया करो। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो इस ऑप्शन में सबसे पहले छोटी संख्या से ही आप उठाओ। मान लो कि मैं चलता हूँ 2 को लेकर के, तो कह रहा है जिसका वर्ग, तो 2 का वर्ग आप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस पूर्णांक के 5 गुना, तो 5 गुना आप करिए तो कितना हो जाएगा, 2 का पूर्णांक करेंगे, 4 का नहीं किए तो स्क्वायर है। अब 2 का 5 गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। अब कह रहा है कि ये 10 जो है, इस वाले 4 से इनका अंतर जो आ रहा है वो 6 का आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 4 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 6 ही तो आएगा, और यहाँ पर ये दे के रखा है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से मान लो कि हम 4 को लेकर चलें थोड़ी देर के लिए, तो अब इसका आप वर्ग करिए, तो 4 का वर्ग, ये 4 है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब कह रहा है जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से, तो ये पूर्णांक क्या था, 4, इसका 5 गुना करेंगे तो आएगा 4 पंचे 20। अब आप बताओ, -6 अधिक हो तो -6 ज्यादा थोड़ी है, तो और कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, जबकि हमें चाहिए -6। ऐसे देखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्लिपरिट मैप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा। तो यानी कि जब वो जल जाएगा पूरा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वहीं पर एक फार्मूला पूछ लेता है मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड, तो डाई का मतलब होता है 2 लगा दो आप,
तो ये हो जाएगा MgO2। ये है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसको जलाते हैं सफेद लौ निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दो व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है। यानी कि इनकी चाल अगर देखोगे तो 3 है और इसकी 3.75 है, चाल का हिसाब से अंतर, और घंटे के हिसाब से आधे घंटे का अंतर है। तो उनके द्वारा तय करने वाली दूरी बताना है कि वो कितनी दूरी तय करते हैं। जैसे मान लो कि एक ए है और यहाँ पर है एक बी, इन दोनों के बीच की दूरी हो रही है। जैसे मान लो ये 3 की स्पीड से जा रहा है, यहाँ तक पहुंचा, फिर दूसरा भी उसी स्पीड से जा रहा है, यानी कि स्पीड उसकी थोड़ा ज़्यादा है, तो अंतर उसको पहुंचने में लगता है आधे घंटे ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इनकी चाल क्या है। तो एक मैं मान लेता हूँ ए और एक को मान लेता हूँ बी। ए की चाल है 3 और दूसरे की है 3.75 है। ये तो हो गई इनकी चाल। अब चाल का उल्टा अगर हम करते हैं तो वो निकलता है समय, यानी कि 3.75 और यहाँ पर 3, ये हो जाएगा इनका समय। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से समय का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0.75, तो पॉइंट हटाकर मैं नीचे 100 लिख देता हूं। तो 75, 25 चौको 100, यानी कि 3/4 का अंतर किसके बराबर, आधे घंटे, और आधे घंटे का मतलब 1/2। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा 2/3। ये हो जाएगा 2/3 एक की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, दूरी। तो हमें पता है दूरी बराबर चाल गुणे में समय होता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से चाल कितनी है, ये दिया था, और समय लगता है इतना, तो इसका मल्टीप्लाई करा दो और इसका मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 3, ये हो जाएगा, और नीचे में 100 लिख देता हूँ क्योंकि पॉइंट हटेगा यहाँ से ये वाला, और गुणे में 2/3। काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 15/2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ 15/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर घंटे आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिसे नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, तो एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर ये चाल है और ये है समय, तो ये रेशियो जो आया है हमारे पास, ये किसका, समय का रेशियो है। तो हमारे हिसाब से एक की वैल्यू जो है 2/3 है, तो इतनी की वैल्यू क्या होगी, तो पहले इसका मल्टीप्लाई हमने 2/3 में कर दिया तो हमारे पास समय आ गया, और समय गुणे चाल कर दिया तो दूरी आ गई। यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, ये दूसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखो हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से, यानी कि किसानी से है। तो वैसे ही श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से, यानी कि मिल्क से। कई बार पूछा भी सकता है। जैसे रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताना किससे है, आलू से या फिर अंडे से। तो दोनों मैंने ऑप्शन दे दिया, आप बताना रजत क्रांति का संबंध किससे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। देखो उल्टा पूछ लिया है, हालांकि अभी तक क्या पूछता था, इनमें से कौन है, तो अब आपको सारे याद होने चाहिए तभी आप इसका रिप्लाई दे पाएंगे। ठीक है, आंसर इसका दे पाएंगे। तो ये जो है पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, जबकि सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तीनों लोग भारत रत्न से सम्मानित हैं, जबकि एम विश्वेश्वरैया वो सम्मानित नहीं है यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि खान मतलब खुदाई वाला जो खदान होता है उससे संबंधित है। तो ये तांबा है, क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा। वहीं अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, किसी कूट भाषा में टाइगर को VKIGT लिखा जाता है और लॉयन को NKQP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फॉक्स को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले इनके कोड को जानो कि ये कैसे बनाया गया है। जैसे देखो टी के बाद V लिखा गया है, तो आप बताओ कि टी के बाद क्या आता है, U, फिर आता है V, है ना।
तो देखो एक का गैप किया है यानी कि यही तो लिया है टी के बाद वी। वैसे आई के बाद देखो के लिखा है तो आई आता है, आई के बाद जे का गैप के लिख दिया है तो जे का गैप कर दिया है। तो मतलब है कि गैप करके हमें देखना है। ठीक वैसे ही लाइन वाला चेक कर लो आप। एल के बाद एन आया है तो एल के बाद एम आता है, फिर एन आता है यानी कि एम का गैप है। और एन के बाद देखो पी, तो एन के बाद आता है ओ और पी, तो ओ का गैप है यानी कि एक एक छोड़ के हमें लिखना है। तो ठीक वहीं पर फॉक्स का देखो, तो मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉक्स। तो एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आएगा जी आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा जी। लेकिन जी का हम गैप करेंगे क्योंकि एफ के बाद जी आया, फिर आया एच, तो ये गैप हो जाएगा तो क्या आएगा वहां पर एच, तो मैं डायरेक्ट हटा कर ही लिख देता हूँ तो यहाँ पर आएगा एच। वैसे ही ओ, ओ के बाद क्या आता है पी आता है तो पी हटाएंगे तो क्या आएगा क्यू। एक्स के बाद वाई का गैप तो आ जाएगा जेड, यानी कि एच क्यू जेड आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो देखो मिजोरम से किसकी नहीं लगती, तो मेघालय की नहीं लगती है, वहीं असम मणिपुर त्रिपुरा इनकी लगती है। ठीक है, बाकी मेघालय की नहीं लगती है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मिजोरम राज्य से कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है मिजोरम से। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो जिन्हें मैप के बारे में नॉलेज होगा बिल्कुल सही जवाब वो दे पाएंगे। अगला है, भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह के संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई है। तो डी उदय कुमार, ये एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ही बनाया था। क्या बनाया था, तो ये ऐसा करके जो साइन आप देखते हैं ना रुपीज का साइन, वो उन्होंने ही बनाया था। ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था उसके बराबर ही रहती है, मजबूत रहती है, मतलब कि पैरेलल रहती है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे ही रुपए पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से संगत हैं। संगत का मतलब एक तर्क के साथ है, और एक असंगत है यानी कि एक अलग है, और असंगत शब्द का ही हमें चयन करना है। तो देखो यहाँ पर एक लिखा है मक्खन, क्रीम, चॉकलेट और चीज। तो मक्खन जो है कहीं ना कहीं दूध से संबंध है, वैसे ही क्रीम का संबंध भी दूध से, और चीज यानी कि पनीर, तो इसका संबंध भी किससे है, इसका संबंध भी दूध से। लेकिन चॉकलेट में दूध का कोई भी यूज नहीं होता है, और इसलिए ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा, जो कि इनमें पूरी तरह से गलत है। अब देखो चीज लिख दिया है, बहुत से लोग अगर चीज नहीं पता होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं चीज को, ही हिंदी में क्या बोलते हैं पनीर, तो अगर नहीं जान पाएंगे तो भी गलत कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी आप याद रखा करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो मान्यता प्राप्त वाली राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कौन सी, समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। देखो कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी को बनना है तो कैसे बन सकती है, तो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में उसको पूरे लोकसभा के 2% यानी कि तकरीबन 11 सीट उसको जीतना होता है। तो अगर वो अलग अलग राज्यों से कुल 11 सीट जीत जाती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें कुल राष्ट्रीय पार्टियां अब तक कितनी हैं, तो टोटल है यहाँ पर 6 राष्ट्रीय पार्टियां अब तक बन चुकी हैं। ठीक है, उनमें से 3 तो ये हो गई राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। आरजेडी भी आप जानते होंगे, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना नियोजित की गई थी, तो ये थी 7वीं। लेकिन हालांकि अभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो देखो चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था हुमायूं शेर शाह सूरी के बीच, ये हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था। ये 15 है आप मान लीजिएगा, 26 जून 1539 को हुआ था। अब देखो अगर क्वेश्चन में फंसाना चाहता आपको तो ये कह सकता था कि सन 1929 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस तारीख को हुआ था, तो ऐसे करके तारीख दे देता। जैसे मान लो पिछली बार आपने देखा होगा कि 1857 क्रांति वाला जो आया था क्वेश्चन आपने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, तो वहां पर मई जून ऐसे करके दे रखा था। तो अगर आपको फंसाना चाहेगा तो उस महीने भी दे देगा। तो याद रखना 26 जून, याद रखना डायरेक्ट इसकी डेट 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। लेकिन अब इस क्वेश्चन को और घुमा सकता है, क्या कह सकता है कि 1539 में हुआ चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था,
तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। यह एक दो बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि हुमायूं और डैश के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, यह कौन था, किसका नाम है। तो दोनों याद रखना, हुमायूं और शेर शाह सूरी, दोनों का ही नाम याद होना चाहिए और 26 जून का भी डेट आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया था। तो ये बात है 2015 की, जब संयुक्त राष्ट्र ने महासभा में वित्त वर्ष जो है सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित करा था, तो ये डिफाइन किया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही कम रेयर कंडीशन पे पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा पढ़ लेना है, अगर दोबारा कभी ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, आंत रस में मौजूद प्रोटीन को किस अणुओं में परिवर्तित करते हैं, यानी कि किन अणुओं में परिवर्तित करा जाता है। तो अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो होता है आंतरस जिसको बोलते हैं, आंतरस का एक और नाम होता है ट्रिप्सिन। ये भी आप याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो अग्नाशय रस से स्रावित होता है और यही क्या काम करता है, जितने भी भोजन में प्रोटीन होते हैं उसको तोड़ देता है अमीनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश सरकार की भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। देखो, भूतपूर्व आईएनए नेता जो हैं ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप उन पर नहीं लगा था, मोहन सिंह है। जबकि प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन पर ये आरोप पहले से लगाए जा चुके थे, वहीं मोहन सिंह पर नहीं लगाए गए थे आरोप। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हमने थोड़ा जल्दी में किया है टाइम कम होने की वजह से, और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं 80 से लेकर के, और इसमें कुछ क्वेश्चन बचेंगे, जो 20 क्वेश्चन इसके बच रहे होंगे 80 से 100 तक के बीच में, तो 20 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे अगले पार्ट में, लेकिन और भी अगला पार्ट जो होगा उसके आगे वाले भी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट जो पेपर उठाएंगे उसके भी हम क्वेश्चन इसी में ले लेंगे अगले पार्ट में। तो ये जो वीडियो की लेंथ कम हो रही है तो वो आगे वीडियो में आपको कवर हो जाएगी, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियोस को देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमने सबकी प्रीवियस ईयर की लिस्ट बना दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको रेलवे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सब में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए हैं और अभी भी करवा भी रहे हैं। तो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं, तो जो भी हम करवाते हैं वो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि रेलवे के इंटरव्यूज की वीडियो भी डाला करिए सर, तो वहाँ पर हमने बहुत सारे रेलवे इंटरव्यूज जो लिए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आसानी से आप देख सकें। तो एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पर मैथ की हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं मैथ के, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अलग से हमने बना दिया है। और सीरियल वाइज हमने सारे पार्ट्स को लगा दिया है। तो कोशिश आप ये करा करिए कि आप पार्ट 1 से शुरू करें, ये जहाँ तक देख चुके हैं उसके आगे वाले पार्ट से शुरू करें और क्रम से आगे बढ़ें। तो क्रम से क्या होगा कि एक सिस्टमैटिक ढंग से आप क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे और कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर कर ले जाएंगे। तो आप अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आज हमें इतने पार्ट तक देखना है या इतने वीडियोस देखने हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना टारगेट बनाइए। उस आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो पाएगी। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है, किसी भी टाइप का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप में से जितने लोगों ने अब तक कमेंट्स करे थे हमने उन सब का रिप्लाई दिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।